हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। आई एम प्रोफेसर आर के कुशवाहा। आज हम लोग फिजिक्स 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक, तो ये किसका यूनिट होता है, किसका मात्रक होता है। तो लाइट ईयर किसी ईयर का, टाइम का मात्रक नहीं होता है, ये लेंथ का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। इससे हम लोग आकाशीय दूरी, खगोलीय दूरियों को, सेलेस्टियल बॉडीज़, पृथ्वी से कितनी दूर है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी, जो खगोलीय पिंड हैं उनकी दूरी को मेजर करते हैं। ठीक, तो सेलेस्टियल बॉडी की दूरी को नापता है। जैसे चंद्रमा की दूरी कितनी है, सन की दूरी कितनी है, तो ये लेंथ का डायमेंशन है, यानी डिस्टेंस का। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डिस्टेंस, ना कि ये ईयर का। अब इसके नाम में ईयर लग गया तो ईयर का नहीं है, स्पीड का भी नहीं, ना टाइम का है। ठीक है, और लाइट लगा है तो ये भी मत सोचिए प्रकाश के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और साफ साफ दिखे। द यूनिट ऑफ पावर इज, इसमें पूछ रहा है पावर का यूनिट क्या होता है। तो पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पी से लिखा जाता है। पावर यानी शक्ति या सामर्थ्य। रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस कार्य करने की दर को ही शक्ति या सामर्थ्य, पावर कहते हैं। तो इसका जो यूनिट हो जाता है, क्या हो जाता है, W है ऊपर कार्य, नीचे है वर्क, नीचे है टाइम। तो वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, F इंटू डी डिवाइडेड बाई टी। वर्क को हम लोग फर्दर बाद में कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो अब देखिए कहाँ कहाँ वाट शब्द आ रहा है, उससे हम लोग ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ एक किलोवाट आ रहा है, एक किलोवाट आवर आ रहा है, एक जूल आ रहा है, एक डाइन आ रहा है। ठीक है, तो डाइन क्या होता है, पहले इसके बारे में। डाइन क्या होता है, फोर्स का सीजीएस मात्रक यानी यूनिट होता है। तो डाइन तो कभी भी पावर का नहीं होगा। जूल क्या होता है, एनर्जी का। जूल एसआई में एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। किलोवाट आवर, अब किलोवाट में ही आपको डिफाइन करना है कि यूनिट ऑफ पावर किसका होगा। ठीक है, तो ऐसे तो यूनिट ऑफ पावर जो होता है, पावर का जो यूनिट, सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो किलोवाट होता है, वाट होता है। लेकिन जो किलोवाट होता है इसका बिगर यूनिट है। 1 किलोवाट इसका टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ वाट। ठीक, अब किलोवाट आवर क्या होता है, देखिए सामर्थ्य W/T होता है ना, तो W इसका टू क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई टी, वाट और सेकेंड। ठीक है, अब इससे समझिए, P पावर इसका टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो पावर का क्या होता है, यूनिट वाट होता है, और टाइम का सेकंड हो जाता है। अब इसी को घंटा में ले ले तो वाट आवर हो जाएगा, और इसको किलो में ले तो किलो वाट आवर हो जाएगा। यानी किलो वाट आवर जो है वो किसका डायमेंशन है या किसका मात्रक है, वो एनर्जी का है। ठीक है, अच्छा डायमेंशन एनालिसिस करके देखते हैं कि पावर का क्या होता है। तो देखिए पावर डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, W/T होता है ना, तो पावर का क्या आ जाएगा, mL²T-2 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, mL²T-3। पावर का जो डायमेंशन आता है ये आ रहा है, यानी कि किलोवाट। अब किलोवाट आवर का देखिए क्या डायमेंशन आएगा, किलोवाट आवर का। अब वाट का तो आया है mL²T-3,
आवर का टी और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ml² T-2 हो जाएगा। तो एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो देख रहे हैं इसका डायमेंशन एनालिसिस जब हम लोग कर रहे हैं तो एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे पिछले वीडियो था उसमें बोल रहे थे किलोवाट आवर पावर का यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है, तो वो गलत बात है। किलोवाट आवर पावर का यूनिट नहीं होता है, सिर्फ किलोवाट या वाट ही पावर का यूनिट होगा। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ml² T-3 और ये क्या आ जाएगा, ml² T⁻²। और ml² T⁻² होता है वो किसका होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एनर्जी का ही डायमेंशन है। ठीक, और जूल का भी इसी तरह करेंगे तो ml² T-2 आ जाएगा। ठीक, तो जो पिछली बार वीडियो में हमारे बोल रहे थे कि नहीं सर ये किलोवाट आवर भी है, तो नहीं, किलोवाट आवर हम लोग बिजली का यूनिट मेजर करने में यूज करते हैं, ये चीज़ जान लीजिए आप लोग। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि फिजिक्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ कर लेंगे। अब फिजिक्स दुनिया की सबसे ईजी लैंग्वेज है। आप लोग को दूसरा सब्जेक्ट समझ में आया ना आए, फिजिक्स ज़रूर समझ में आएगा, इतना ईजी होता है ये। लेंथ कैन नॉट बी मेजर बाई, यानी कि हम लोग लंबाई को किस में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फर्मी, माइक्रोन, डिबाई, लाइट ईयर। तो अब देखिए फर्मी क्या होता है। फर्मी को हम बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी इसका 2। माइक्रोन का होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, डिबाई क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है। डिबाई नाम के साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा है। लाइट ईयर क्या होता है, ये सेलेस्टियल बॉडी, पहला ही क्वेश्चन आप लोग अगर सुने होंगे तो उसमें हमने बताया सेलेस्टियल बॉडी की दूरी को नापता है। खगोलीय ग्रहों, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खगोलीय जो दूरियां होती हैं वो बहुत ही एक ग्रह दूसरे ग्रह से बहुत दूर दूर स्थित होता है। ठीक है, तो इसके बीच का दूरी नापने में प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए लेंथ को हम लोग जनरली किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, इसमें नापते हैं ना। तो जहाँ जहाँ मीटर शब्द आ रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। जैसे फर्मी, अभी हमने क्या लिखा, 10⁻⁻15 मीटर, तो किसका डायमेंशन हो गया, मीटर का। माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, तो मीटर मीटर वाला तो हमेशा लेंथ ही नाप रहा है। डिबाई क्या, टेम्परेचर का हमने बता दिया, लाइट ईयर भी मीटर में नापा जाता है। ठीक है, तो डिबाई ही इसमें सही आंसर है, ऑप्शन बी, क्योंकि पूछ रहा है कि लेंथ का कौन सा मात्रक नहीं है या लेंथ को हम लोग किस में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का एसआई यूनिट जो होता है हमेशा HM-1 होता है। एस से हेनरी, एम से मीटर, हेनरी पर मीटर ही होता है। ठीक है, तो HM यूनिवर्स हो जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए ऑप्शन बहुत सारा दिया गया है, A B C D को देखिए, तो ऑप्शन सी भी आपको लग रहा होगा नहीं, लेकिन हेनरी पर मीटर ही होता है। ठीक, तो इसमें आप लोग हमेशा ऑप्शन 4 पर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यूनिट ऑफ H/E/R, यूनिट ऑफ H/E/R। तो अब आप जानना चाहेंगे कि H क्या है, E क्या है। तो H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक, तो इन दोनों की यूनिट क्या होगी, E/H/c की। ठीक है, तो E/H की जो यूनिट होगी आंसर में तो आपको यहाँ पर दिख रहा ही होगा कि जूल डिवाइडेड बाई एम्पियर है। तो ये जूल और डिवाइडेड बाई एम्पियर आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, तो पहले हम लोग H की यूनिट निकालते हैं। H की यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, E=H/ν, एक फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, E=H/ν, किसका E है, फोटॉन की एनर्जी निकालते हैं। E क्या है, एनर्जी, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो H क्या हो जाएगा, E/ν, यानी जूल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, जूल डिवाइडेड बाई हर्ट्ज होता है। ठीक है, इससे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो E/H के लिए जूल/एम्पियर आएगा। ठीक है, या इसको हम लोग C/λ से भी कर सकते हैं। E=HC/λ से भी कर सकते हैं। तो H क्या होता है, E λ/c हो जाएगा। ठीक है,
अब डिवाइडेड बाई ई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लोग मेजर कर दें तो ई लैम्डा सी मल्टीप्लाइड बाई ई हो जाएगा। अब इससे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा जूल डिवाइडेड बाई एम्पियर। ठीक है, जूल डिवाइडेड बाई एम्पियर। इस फार्मूला को हम लोग फिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन समय का यूनिट मात्रक नहीं है। तो अब देखिए क्या क्या ऑप्शन में है, माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, लाइट ईयर, ल्यूनर मंथ। तो आप लोग को पता है कि लाइट ईयर जो होता है वो लेंथ का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। माइक्रो सेकेंड क्या होगा, 10⁻⁻⁶ सेकेंड। लीप ईयर क्या है, अधिवर्ष इसको बोला जाता है, ऐसा साल जिसमें कि 365 न दिन होकर के 366 दिन होता है, उसको बोलते हैं लीप ईयर। हमेशा 4 साल में एक बार आता है। ठीक। और ल्यूनर मंथ क्या होता है, 28 दिन को ल्यूनर मंथ बोला जाता है, 28 डेज को, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है 28 दिनों में। ठीक, तो इसी को बोला जाता है ल्यूनर मंथ। और सोलर मंथ क्या होता है, 30 दिन को सोलर मंथ बोलते हैं, जिसको कि हम लोग हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी से हो जा रहा है लाइट ईयर। लाइट ईयर है, ईयर सबसे मत सोच लीजिएगा कि समय को नापते हैं। एसआई यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का एसआई यूनिट तो पहले तो जान लीजिए गैस कांस्टेंट क्या होता है। गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर होता है, और जो आपका ऑर्डिनरी गैस कांस्टेंट होता है उसे स्मॉल आर से लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक, ये फार्मूला होता है गैस इक्वेशन का। गैस इक्वेशन से ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं गैस कांस्टेंट। तो अब आर की वैल्यू हमको निकालनी है, उसका यूनिट निकालते हैं तो पी वी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन टी। ठीक है, और जो पी वी होता है ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो अब हम यहाँ आर इक्वल टू क्या होगा, पी वी एन टी। पी वी क्या है, एनर्जी का डायमेंशन है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और ये क्या है, एन है, मोल है, नंबर ऑफ मोल है, तो मोल हो जाएगा, और ये है तो केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जूल है, और ये क्या केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इसमें ऑप्शन देखिए सी जो है वो बिल्कुल सही है, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे आ रहा है। आपको अगर ये स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप अपने कॉपी पर पेन पर लिखिए, आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सूटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। सूटेबल यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए बी नीचे देखते हैं, सी डी है। तो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। दो सेलेस्टियल मास हैं तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा, या दो मैसिव बॉडी हैं या पार्टिकल भी हैं, तो उनके बीच अगर उनमें m मास है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इस फार्मूला से गवर्न होता है, इस फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये होगा। अब जी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। तो अब जी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं एफ आर स्क्वायर, m1 m2 को मान लेते हैं m1 और m2 बराबर है तो m स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फोर्स के लिए क्या हो जाता है न्यूटन, आर के लिए क्या होगा मीटर का स्क्वायर, और ये मास है, मास यानी kg का -2। अब देखिए जो इससे kg का -2, इसको याद कर लीजिए, एक पेन पर लिखिए, देखिए कॉपी पर लिखिए। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही आ रहा है, जो हमने अभी सॉल्व किया ये वाला था, ओके है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को।
यूनिट ऑफ एंगुलर एसिलेशन इन एसआई सिस्टम आर। एसआई सिस्टम में एंगुलर एसिलरेशन का फार्मूला पूछा जा रहा है। ठीक है, एंगुलर एसिलरेशन का फार्मूला पूछा जा रहा है। अब आप पूछिए एंगुलर एसिलरेशन क्या होता है। एंगुलर किसी भी रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में जो एसिलेशन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एसिलरेशन। ये लीनियर एसिलेशन की तरह होता है। लीनियर एसिलरेशन जो होता है, रेखीय त्वरण जो होता है, ये रेखीय रिजरेखीय गति में लगता है, जबकि एंगुलर एसिलरेशन जो होता है वो आपका सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति में लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये हम बता देते हैं। एंगुलर एसिलेशन को अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं, जबकि लीनियर एसिलरेशन को क्या ए के फॉर्म में लिखते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना, उसी का रेट ऑफ चेंज निकाल देते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है रेडियन सेकेंड इनवर्स। अब इसका होता है ये, ठीक, ओमेगा अपॉन टी, तो इसका क्या होता है रेडियन या रेड शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और इसका भी नीचे सेकेंड आ गया तो क्या हो जाएगा रेडियन सेकेंड माइनस 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। 10th क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग 10 ही क्वेश्चन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज मेजर इन। मास ऑफ सब्सटेंस किसी चीज़ का किस में हम लोग मेजर करते हैं, तो मास ऑफ सब्सटेंस हम लोग हमेशा मोल में कैलकुलेट करते हैं। हालांकि यहाँ जो आंसर किलोग्राम दिया है ना वो गलत है। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज़ के द्रव्यमान को, मास को हम लोग केजी में नापते हैं, लेकिन मास ऑफ जो सब्सटेंस होता है वो हमेशा मोल में नापते हैं। ठीक, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। कहीं पर भी अगर पूछा जा रहा है मास और मास ऑफ सब्सटेंस, तो दोनों में अंतर है। 11th क्वेश्चन भी हमको लग रहा है बड़ा अच्छा है, डिस्कस कर ही लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया आ जाता है तो मन करता है डिस्कस कर लिया जाए। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं? प्लेन एंगल मतलब आपका, सॉलिड एंगल को तो बोलते हैं घन कोण और वृत्तीय कोण, प्लेन एंगल। हिंदी इसका देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको डाउटफुल हो रहा है। हिंदी हम इसलिए बताते हैं ताकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चे हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में आए, ईजी लैंग्वेज में हम बताने के लिए। तो ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, रैप क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो देखिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं वो 7 ही हैं, और 2 क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं, प्लेनर एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर का कुछ एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको सॉल्व किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के लिए।